अब व्यास की माता की उत्पत्ति कैसे हुई वही जान लीजिए। अब चूँकि हर महाभारत के हर जगह पे यही लिखा गया है कि व्यास ने इसे रचा है, तो भई व्यास की माता कैसे उत्पत्ति हुई वो भी जानना बड़ा ज़रूरी है। जी इसमें बिल्कुल। इसमें जो है इसका जो ग्रंथकार था वो क्या लिखता है कि राजा उपरिचर का एक बार वन में वीर्यपात हो गया। देखिए बड़ा एक समस्या है ये, इन लोग जो है ना हर जगह यही चीज़ देखा करते थे कि किसका कहाँ पे वीर्यपात हो गया। उसने उसे दोने में डालकर एक पंछी बाज के द्वारा अपनी रानी गिरिका के पास भेज दिया। मतलब अब वीर्यपात हो गया, तो वीर्यपात का तो पता नहीं, अब वहाँ खड़ा होके दोना बना रहा था, इतना समय उसे कैसे मिल गया, कहाँ पे गिरा, कपड़े पे गिरा या दोना बना के लेकर आया उसमें गिरा के, और वो क्या कर रहा है बनाकर, उसको पंछी बाज के द्वारा एक पंछी भी पकड़ लिया और उसको पकड़ा दिया दोना के, भाई अब ये लेके जा तू हमारी रानी के दे आ। अब भैया वो रानी हम्म। करेगी क्या उस वीर्य का? वीर्य तो लोगों को वह नाइट फॉल अगर तुम्हारा हो रहा है, इसका तो डे फॉल हो गया, जंगल में ही डे फॉल हो गया इसका तो। अब 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 ये देखिए कि ये पंछी बाज के द्वारा अपने रानी के पास भेज दिया, चलो भैया बाज अब लेके गया उसको। रास्ते में दूसरे किसी बाज ने उस पर झपट्टा मार दिया। अब भाई वीर्य है तो बाजों में भी लड़ाई हो जा रही है। अब क्या हुआ कि जिससे वह वीर्य यमुना में गिर गया। अब देखिए वो दोना में भेजा था बेचारा, दोना जो है जमुना में गिर गया। अब एक हम्म। मछली ने उसे निगल लिया, ये बड़ा खतरनाक कहानी है। तो वीर्य पानी में गिरा जमुना में और वहां से मछली जो है अब उसको निगल ले रही है। उससे उस मछली की एक लड़की और एक लड़के का जन्म दिया। लो जी भाई, अब मछली भी जो है वीर्य पी और उसको भी अब सीधे लड़का और लड़की हो गए। कमाल की कहानी है। लड़की का नाम सत्यवती रखा गया, वही व्यास की ऋषि की माता थी। समझे आप लोग? ये एक राजा की बेटी थी सत्यवती। कहने का मतलब ये है कि एक राजा का वीर्य था, बाप के ही अनुसार चलता है, मछली पैदा कर दी। तो इसके बाद से भी जो है इसको ये लोग दान कर देते हैं, एक मछुआरे को दे देते हैं, क्योंकि मछली की गंध आती थी। लोग कहते हैं ना कि ऋषि जो है व्यास ऋषि जो है उसकी औलाद है। क्या नाम है? किसी शूद्र है ये, कहते हैं, कोई कहता है शूद्र है। तो भाई साहब ये शूद्र नहीं था व्यास ऋषि। वाल्मीकि को भी शूद्र, इसको भी ये शूद्र नहीं था। इसकी माता जो है ऑलरेडी एक राजा की लड़की थी, और सत्यवती का रेप रेप क्या किया था वो जो पराशर था, जो कहा कि भाई अब तुम कुंवारी हो, कोई बात नहीं, हम चारों तरफ बादल घेर देते हैं और फिर तुम जो है यहाँ बच्चा कर दो, फिर तुम्हारा सील भी ठीक कर दूंगा। तो वो एक ब्राह्मण था, तो ब्राह्मण और क्षत्रिय का ये बच्चा था व्यास। व्यास जो है ब्राह्मण और क्षत्रिय माता थी। अब पिता के नाम पर जाए तो ये ब्राह्मण हो गया, क्योंकि पिता का ही वंश चलता है, तो ये ब्राह्मण हो गया। तो यहाँ भी इन लोगों की बातें गलत होती है जो ये कहता है। और सबसे खतरनाक कहानी की उसके पैदा होने की घटना देखिए उसकी माँ का, मतलब जो लेखक है उसके माँ के बारे में इतनी बड़ी गप हाँक दी गई है। अब बताइए ये क्या व्यास लिखा होगा? इससे भी ये पता चलता है कि व्यास ने जो 8800 का जो जय लिखा था, वो कुछ और कहानी रही होगी। बाद में जिसने लिखा उसने उसका भी ब्राह्मणीकरण पक्का किया है। जब उसकी माँ तक को नहीं छोड़ा, तो बाकी उन 8800 श्लोक को क्या छोड़ा होगा? इससे भी ये पता चलता है। चलिए, अब क्या होता है इसमें आगे हम देखते हैं कि जो युद्ध है, वो युद्ध कब हुआ था? इसके बारे में जितने भी ग्रंथ हैं या जो लोग एविडेंस देते हैं, अभी जो बात चल रही थी, वो सारी यहाँ पे बातें आ जाएँगी। जो लोग एस्ट्रोनॉमी या क्या-क्या चीज़ें बताते हैं, कौन सी किताब में क्या लिखा है, उनकी सारी चर्चाएँ यहाँ दिखा देता हूँ। तो उस लड़ाई कब हुई थी इसके बारे में जो सबसे एक पहली पुस्तक आती है, जिसको ये लोग कहते हैं आर्यभट्ट, या आर्यभट्ट के समय की बताते हैं। लेकिन आर्यभट्ट के समय में कोई उनका लिखा हुआ किताब नहीं मिला है। ये किताब भी पिछले 100 डेढ़ 100 सालों में लिखी गई है आर्यभट्ट के नाम पे, और बताया गया है कि आर्यभट्ट का ये चीज़ कहना था। उनका लिखा हुआ कुछ भी नहीं मिला है, ये भी मिलावटी है। तो इसमें भी क्या लिखा गया है कि कहा गया है कि 3012 साल पहले बीसी, मतलब कि 5000 1200 5012 ईयर्स पहले, आज से इतना समय पहले महाभारत हुआ था, ये बात कही गई है इस आर्यभट्टीय किताब के अनुसार। तो लोग ये मत सोच लीजिएगा कि आर्यभट्ट ये कह रहा है, क्योंकि आर्यभट्ट का लिखा हुआ कुछ नहीं मिला है। उसके नाम पर ये जो किताब लिखे हैं, उसमें ये बात कह रहे हैं। चलिए,
इसके अलावे वृद्धगर्ग और वराहमिहिर जो 680 थे, इनका भी लिखा अभी तक कुछ नहीं मिला है एविडेंस, लेकिन इनके नाम पर जो आज किताब ये लोग उपलब्ध कराए हैं, जो भी खुद से लिखे हैं या जैसे भी लिखे हैं, उसमें इन्होंने डेट भी बदल दिया। आर्यभट्ट कह रहा है कितना 300, ये कह रहा है ना 1200 बीसी, और अब जो है इसके बाद जो वराहमिहिर और वृद्धगर्ग के नाम पर जो ये किताब लिख रहे हैं, वो डेट बदल के सीधे देखिए कितना साल घटा दिए, 500 से ज़्यादा साल घटा दिए। ये 49 है ना, 449, 500 से ये कितना हो गया, 51 इधर हो गया और 12 उधर हो गया। इन्होंने सीधे-सीधे 63 ईयर का गोला मतलब 600 यानी 500 563 इयर्स का गैप मार दिया सीधे-सीधे। मतलब 5th सेंचुरी का अगर आर्यभट्ट है और 6th सेंचुरी का, या 5th और 6th सेंचुरी के आर्यभट्ट और बरहामिर 100 साल के अंतर में ही इन्होंने 563 साल का गोला मार दिया। ये इन लोगों का लेखनी है। ये खुद ही वो नहीं है कि कितने साल पहले हुआ। तो उसके अनुसार अगर हम मानें तो 5000 साल पहले, और इसके अनुसार माने तो कितना साल पहले हो जाएगा जी? 4500 साल पहले आ गया ना, सिंधु घाटी सभ्यता में ये आ गया, अगर वराहमिहिर के अनुसार माने तो। तो इनके अनुसार इतना साल पहले महाभारत हुआ। अच्छा जी, आगे देखिए। श्री मोदक ने ग्रह विद्या संबंधी संकेतों के आधार पर उक्त युद्ध के 5500 ईसा पूर्व होने की बात कही है। ध्यान दीजिएगा। ये जो मोदक हैं, श्री मोदक, ये जो ग्रह विद्या की बात कर रहे थे ना कि अभी कौन सा नीलेश ओक है कि जोक है कि बीमारी है, कि पता नहीं आलू बुखारा है। वो जो है उसने ग्रह विद्या के आधार पर जो सिद्ध किया है, तो उससे पहले जो है श्री मोदक जी सिद्ध कर चुके हैं कितना, तो 5025 ईसा पूर्व में। चलिए जी, वैसे तो 7000 हो गया, 5000 साल भी अगर इसी ईसा पूर्व है, इसके अनुसार तो 7000 साल 7025 साल पहले हो गया। 5000 साल पहले की भी बात करें तो ये मैच नहीं कर रही है वराहमिहिर से। सबसे खास बात ध्यान देना होगा। आर्यभट्ट से भी नहीं मैच कर रही है, बदल रहा है डेट। अच्छा, इसके बाद से वराहमिहिर के कुछ अनुयायी हैं, उन्होंने भी जो वराहमिहिर की जो बात थी कि इतना साल पुराना है, इसको फिर से चेंज करके अब ये इन्होंने अपनी किताबों में लिखा है कि 2604, मतलब 2604 ईसा पूर्व। ये भी कितना चला गया, 4600 साल पहले चला गया ना, उस समय का बता रहे हैं ये। देखिए डेट कितना वैरी कर रहा है। अलग-अलग राइटर जो है, अलग-अलग उसके अनुयायी है वो है, आज के जो हैं सबका वैरी कर रहा है, किसी का भी मैच नहीं कर रहा है। अच्छा जी, आगे देखिए। अब ज्योतिष के ही आधार पर शंकर बालकृष्ण दीक्षित ने महाभारत का युद्ध 1421 ईसा पूर्व, ये देखिए जी, ये देख लीजिए, 3400 साल पहले ये लेके गए आज से 3400 साल पहले, जिस समय ये लोग तथाकथित वैदिक काल्पनिक वैदिक युग बताते हैं, जिस समय आर्य आया था, ये इस तरह की बातें करते हैं, उस समय ये लेके चला गया किससे? तो ज्योतिष के आधार पे, जिस एस्ट्रोनॉमी के बात ये कर रहे थे कि उसके आधार पर नीलेश ने ओक ने जोक मारा है। देखिए जोक ही चल रही है, सबका डेटा अलग है। ये क्या करते हैं, किसी एक का पकड़ते हैं और बोलेंगे कि नहीं जी 5000 साल पहले महाभारत हुआ था, इसके तो सबूत मिल महाभारत ही बता रहा है। तो ये क्या बाकी गधे हैं क्या ये? ये बाकी के जो निकाल रहे हैं अलग-अलग, इनके अनुसार तो फिर 3400 साल पहले महाभारत हुआ। इनके अनुसार तो फिर कोई बता रहा है कि साढ़े 4000 साल पहले हुआ। सिंधु घाटी सभ्यता चल रही थी, उसी समय महाभारत चल रहा था। हैं जी? पूरी फर्जी बातें हैं। हर सबने अलग-अलग लिखा है, सबका ज्योतिष फर्जी है, किसी का भी सही नहीं है। अगर एक बात लिखी होती ना तो सबके डेटा एक होते। अच्छा जी, अब आर्कियोलॉजिकल एविडेंस दिखा देता हूँ। इसमें जो है ये डॉक्टर बीबी लाल हैं। बीबी लाल की एक सबसे ख़ास बात ये है कि ये ना हिंदुत्व के प्रति बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं। इनको लगता है बीबी लाल जी को कि कहीं से भी रामायण महाभारत का प्रमाण वगैरह खोद-खाद के दिखा दे कि हाँ भाई कुछ था। तो इनको सौंपा गया था, इन्होंने देखिए क्या दिखाया है। ये लिखते हैं कि ये पुरातात्विक सर्वेक्षण के भूतपूर्व महानिदेशक थे, डॉक्टर बीबी लाल। महाभारत कालीन स्थलों की खुदाई का यह मत प्रतिपादित किया है। ये खुद ही उसके अध्यक्ष थे, जो खोदा जा रहा था ना, उसके ही अध्यक्ष थे। इन्हीं की अगुवाई में खुदवाया गया था। ये क्या कह रहे हैं, महाभारत का कथित युद्ध 1100 ईसा पूर्व से 900 ईसा पूर्व के मध्य हुआ।
ये बात किसने लिखा? इसी शंकर बालकृष्ण दीक्षित कृत भारतीय ज्योतिष, जिसने अभी ऊपर बताया था ना कि 1400 ईसा पूर्व, उन्होंने इनका भी हवाला दिया है बीबी लाल का, कि बीबी लाल भी आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट से ये चीज़ स्टेटमेंट खुद दिए हैं कि ईसा से 900 साल पहले से 1100 साल पहले हुआ है। यानी आज से 3000 साल पहले, 100 साल आगे, 100 साल पीछे। इस समय जो है आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के जो हमारे तथाकथित डॉक्टर बीबी लाल हैं, वो बता रहे हैं। अब ये देखिए सबूत इनको कुछ नहीं मिला है। अगर इनसे पूछ लीजिए ना कि भाई साहब आपको कैसे पता चला कि उस समय कोई लड़ाई हुई थी? उस समय कोई युद्ध हुआ था और वो युद्ध हुआ था वो कौरव का था या पांडव का था? नहीं सबूत है इनका। ये सिर्फ़ खुदाई किए हैं और खुदाई में इन्होंने क्या बताया कि वहाँ पे ना कुछ पोट्रीज़ मिली। मतलब कि कुछ ज़मीन से वो मिले खाने-पीने की जो बर्तन होते हैं मिट्टी के वो मिले। तो वो जो बर्तन उसके आधार पर इन्होंने तय किया कि जिन-जिन जगहों का ये लोग नाम ले रहे हैं जैसे कुरुक्षेत्र का या हस्तिनापुर का या फिर ये इंद्रप्रस्थ का नाम ले रहे हैं। उन जगहों की जब खुदाई हुई तो उससे ये पता चला कि यहाँ पे लोग जो है आज से 3000 साल पहले बसना शुरू हुए थे। वहाँ पे ये बात भी नहीं कही गई कि वहाँ पे लड़ाई हुई थी, उनके बड़े-बड़े महल मिले हैं, ये कुछ नहीं। वहाँ पे लोग बसने शुरू हुए थे, तो इन्होंने जो बात कही थी, वो ये कही थी कि ये साबित होता है कि आज से 3000 साल पहले यहाँ पे लोग बसना शुरू हुए थे। उसको इन लोगों ने अंतिम टाइमलाइन मान लिया कि हाँ, ये कह रहे हैं कि उसी समय फिर लड़ाई हुई होगी क्योंकि आदमी होने के अब प्रमाण मिल रहे हैं, ये पॉइंट था। इसको भी मैंने कवर किया है अपने वीडियोज़ में, वीडियो 177 है साइंस जर्नी पे, वहाँ पे मैंने जब रामायण का दिखाया था इनका पूरा खुदाई का सबूत, उसमें मैंने इस चीज़ को कवर किया है। यहाँ पे शॉर्ट में मैं बता रहा हूँ। अच्छा इसके बाद से पुरातत्ववेत्ता ही हैं डॉक्टर संकालिया, उनका भी कहना था महाभारत का युद्ध 1100 ईसा पूर्व से ज़्यादा प्राचीन नहीं हो सकता, क्योंकि उससे पूर्व भारत में लोहे का आविष्कार ही नहीं हुआ था। सुना आपने? लोहे का आविष्कार ही नहीं हुआ था आज से 3000 साल पहले तक। तो इसीलिए अगर महाभारत की नाम की कोई लड़ाई हुई भी होगी, तो वो आज से 1100 ईसा पूर्व यानी 3100 साल पहले से पहले जा ही नहीं सकती। किसी ने भी जो है सिंधु घाटी सभ्यता मोहनजोदड़ो, हड़प्पा से पहले नहीं ले जाए। इवन आपने देख लिया कि सारी किताबें जो हैं वो भी यही कह रही हैं, ग्रह नक्षत्र के माध्यम से जो चीज़ें आई हैं, वो भी यही बातें कह रही हैं। तो इससे ये भी क्लियर होता है कि सभी लोगों ने नकार दिया, जो 5000 साल की बात हो रही है, उस चीज़ों को नकार चुके हैं सभी लोग। इसे कहीं से भी नहीं सिद्ध हुआ कि इस तरह की कोई लड़ाई हुई है। अब हुई भी होगी तो इससे अंदर और इसके अंदर के तो आप बुद्ध काल में आ जाते हैं। इसके अंदर आप आएँगे 3000 साल पहले ईसा से नहीं इ इ तीन ती आज से 3000 साल पहले या ईसा से 500 साल पहले, तो ईसा से 600 साल पहले से तो ये आ ही जाते हैं। 16 जनपद आ जाते हैं, वहाँ पे तो इनके सबूत ही नहीं मिलते। चलिए जी आगे और दिखाता हूँ आपको। अब यहाँ पे ये बता रहे हैं कि ये परस्पर मत ब्राह्मण में महाभारत में मिलने वाले ग्रह विद्या संबंधी संकेतों के आधार पर स्थापित किए गए हैं। इनमें एक दूसरे से कहीं सैकड़ों वर्ष का अंतर है तो कहीं हजारों वर्षों का। यदि महाभारत वास्तव में इतिहास ग्रंथ होता तो उसमें इतने परस्पर विरोधी संकेत न मिलते, जिनके आधार पर उपयुक्त या ऐसे ही परस्पर विरोधी परिणाम निकलते। इन विसंगतियों की विद्यमानता में महाभारत का इतिहास ग्रंथ नहीं कहा जा सकता है। तो क्लियर हो गया होगा आप लोगों को कि ये जो भी एविडेंस देते हैं ग्रह संबंधी हो या किसी आर्कियोलॉजी का, ये सब झूठ बोलते हैं। और पुरातत्व वालों ने तो इसे माना भी नहीं है 5000 साल पहले। फिर कौन मूर्ख जो है उसको बता रहा है कि ये द्वापर युग में हुआ था और कलयुग 5000 साल पुराना है और उससे पहले हमारी सभ्यता थी। आर्कियोलॉजिकल के जो हैं वो तो मान भी नहीं रहे हैं कि 3000 से पहले कोई लड़ाई-वड़ाई भी हुई थी। ये पूरा क्लियर है। चलिए आगे अब दिखाते हैं। इनकी दूसरी किताबों का भी हवाला दिखा देता हूँ कि इनकी दूसरी किताबों में क्या लिखा हुआ है ताकि और क्लियर हो जाए। क्योंकि ये लोग किताबें तो कम से कम आज से तो पहले ही लिखे हैं, चाहे मुगल काल में लिखे, चाहे ब्रिटिश काल में, उस समय इनकी क्या मान्यता थी? आज भले ही ये टेक्नोलॉजिकल युग में ये 5000 साल का गाना गा रहे हैं, लेकिन वास्तव में इससे पहले क्या गाना गाते थे मुगलों के काल में, ब्रिटिश काल में, वो इनकी किताबों से मिलेगा, ये देखिए। वायु पुराण। अच्छा तो यहाँ पे वायु
वायु पुराण है, मत्स्य पुराण है, ब्रह्मांड पुराण है, भागवत पुराण है, इनकी जब गणना करने पर युद्ध जो है 1924 या 1474 ईसा पूर्व सिद्ध होता है, देख लीजिए ये। ये 5000 नहीं बता रहा है, ये आपको बता रहा है आज से 3400 साल पहले, आज से ज़्यादा 4000 साल पहले में भी थोड़ा-सा कम है। वहाँ से भी आप देखिए 76 ईयर्स कम है। मतलब 4000 साल से भी कम है, इतना बता रहा है या तो साढ़े 3000 साल के करीब बता रहा है। अच्छा, दूसरे जो हैं कुछ पुराणों में महापद्मानंद और महाभारत के युद्ध के बीच का समय का उल्लेख किया है। उसके अनुसार गिनती करने पर उक्त युद्ध 874 ईसा पूर्व, ये लीजिए जी। ये आपको आ गया आपको कितना? बुध से 200-300 साल पहले, वहाँ पहुँच गया। किसके अनुसार? तो महापद्मानंद महाभारत के युद्ध के बीच कुछ पुराणों में, ये जो कुछ पुराण हैं इसमें महापद्मानंद है और इसमें जो युद्ध हुआ है उसको बता रहा है कितना? बुध से 200 250 साल पहले उस समय पहुँच रहा है, ये देखिए। कथा सरित सागर के अनुसार यह युद्ध 700 ईसा पूर्व हुआ। लीजिए जी, ये बुध के करीब आ रहा है। अब बुध से मात्र 100 साल का अंतर रह गया। अच्छा जी। विष्णु पुराण के मुताबिक यह युद्ध 1500 ईसा पूर्व प्रमाणित होता है। अच्छा जी। ये देखिए 1500 ईसा पूर्व कितना हो गया? साढ़े 3000 साल। साढ़े 3000 साल ये पहुँचा दिया विष्णु पुराण। मगध के इतिहास के आधार पर श्रीदत्त ने इस युद्ध को 1250 ईसा पूर्व में होने की बात कही है। 1250 ईसा पूर्व मतलब आज से कितना हो गया? 3250 साल हो गया ना? हाँ, 3250 साल पहले इतना हो गया। कहीं से भी कोई 5000 साल नहीं पहुँच रहा है। भारत की धार्मिक परंपरा इस युद्ध को 5000 ईसा पूर्व मानती है। हाँ जी, 7000 साल पहले धार्मिक परंपरा मान रही है, कोई 5000 साल पहले कहता है। लेकिन इनकी जो किताबें हैं वो खुद ही नहीं कह रही हैं कि 5000 साल पहले। पता नहीं कौन ढपोर संख है जो 5000 साल का हवा उड़ा रखा है। देख लीजिए आप लोग, ये तमाम सबूत हैं। इनकी किताबें ये खुद ही एकमत नहीं है कि कब हुआ था। अरे कहाँ से एकमत होते हैं? इनको पता रहता तब तो कि ये युद्ध कभी हुआ था। इनको तो बीच में चुल मची कि चलो इसको अंग्रेज़ों के समय में पूछ रहे हैं कि भाई तुम लोग अगर यहीं के हो, तो भाई तुम्हारा इतिहास है कहाँ पे? तो इन तो ज़बरदस्ती रामायण, महाभारत, महाकाव्य थे, इनको दिखाना था कि भाई ये इतिहास है, इतिहास है। जिसको जो मन में आया वही उसमें गप हाँकना शुरू कर दिया। जब अंग्रेज़ों ने मैच कराया, कलेक्शन करिए किया, तब पता चला कि अच्छा, इसने तो कह रहा है कि 2000 साल पहले, कोई कह रहा है 2500 साल पहले, कोई कह रहा है 3500 साल, सबका अलग-अलग भाग रहा है डेट। चलिए जी, कुछ और आपको अब दिखा देता हूँ। अब ये सवाल आया इसके बाद से कि भैया अब रामायण पुराना कि महाभारत पुराना? ये भी सवाल खड़ा हो जाएगा। जब आप इतना पीछे तक आ रहा है महाभारत इनकी किताबों से, वैसे तो ये महाकाव्य है, मतलब कि ऐतिहासिक है ही नहीं। जो लिखे हैं उसके आधार पर ये टाइमलाइन दिखाया हुआ। कोई ये भी ना सोचे कि इससे इतना पहले हुआ था, नहीं हुआ था। जी, ये काल्पनिक है पूरी तरह से। ये इनकी किताबों में इतना दिखा रहा था। अब मैं आप लोगों को थोड़ा-सा और चीज़ दिखा देता हूँ कि रामायण महाभारत का जो कंट्रोवर्सी है कौन पहले था या बाद में कौन था। रामायण का जब आप किताब पढ़ेंगे ना उत्तरकांड तो उसमें आपको अर्जुन से लड़ाई भी दिखाया गया है। अर्जुन से लड़ाई हो रहा है, ठीक है? रामायण में लिखा हुआ है। अब रामायण बताइए महाभारत की बात कर रहा है। पूरे उत्तरकांड में जो है कई ऐसे चैप्टर है वहाँ बात कर रहा है। दोनों के ऋषि-मुनि मैच कर रहे हैं। जो लिखावट है रामायण की शैली जो है, वो इतनी अलंकारित है, इतनी वेल डेवलप्ड है जिससे ये पता चलता है कि भाई साहब ये तो अ, काफ़ी लैंग्वेज डेवलप हो गई थी उसके बाद लिखा गया। अच्छा उससे पहले जो है हम इस थोड़ा-सा कल्चरल इफ़ेक्ट देख लेते हैं। कल्चरल इफ़ेक्ट का मतलब ये होता है कि हमने ये देखा कि जैसे विदेशों में आप देखिए तो पहले लोग बड़े अनसिविलाइज़्ड होते थे। लेकिन धीरे-धीरे जैसे-जैसे औद्योगीकरण हुआ तो सिविलाइज़ेशन बढ़ी। आज विदेशों की जो सिविलाइज़ेशन है, खाने-पीने का तरीका है या जो तौर-तरीके हैं, उसको पूरी दुनिया पसंद कर रही है, उसको सिविलाइज़ेशन माना जा रहा है। तो ये स्वभाव है नेचर का कि पहले थोड़ा-सा कबीला टाइप के लोग रहते थे, सिविलाइज़ेशन नहीं था। धीरे-धीरे सभ्यता विकसित हुई, तो वो चीज़ जो है विकसित होते गई और लोग अब विकसित हुए हैं। लेकिन भारत में ठीक उल्टा है।
ये आपको बताएँगे कि हमारे यहाँ जी सतयुग हुआ करता था। उसमें ना बड़े सद्भावना थी, बड़ी अच्छी-अच्छी चीज़ें थी जी। फिर ना थोड़ा-सा खराब हो गए जी, फिर त्रेता युग आ गया और खराब हो गए जी, द्वापर युग आ गया। अब पूरे बर्बाद हो गए जी, तो कलयुग आ गया। आपको पता है ये क्यों कहा जाता है? इसका एक ही कारण है, इसको आप बस बुध से फिट कर दीजिए, सारी कहानी क्लियर हो जाएगी। जी बुध आ गए, तो बुध आए तो उन्होंने पूरे भारत में एक सभ्यता संस्कृति दे दी। लोग इतने अच्छे हो गए जी, लोग बुध की राह पर चल निकले जी, सारे राजा-महाराजा उनके राह पर निकले जी, पूरा सिविलाइज़ेशन क्रिएट हो गया जी। बस वही सतयुग है। सम्राट अशोक आए, उन्होंने सारी चीज़ों को फैला दिया, जी बस वही सतयुग है। एक्चुअल में जब बौद्ध संस्कृति भारत से सभ्यता संस्कृति जब नष्ट कराई गई या परिवर्तित कराई गई 9वीं-10वीं सदी के बाद, तो ये जब जो लोग याद करते थे, उसी को सतयुग कहते थे कि यार पहले कितना अच्छा था, कितने अच्छे लोग होते थे। इसीलिए भारत में उल्टा है, पूरी दुनिया कहती है कि हमारे यहाँ कबीला हुआ करता था, हम लोग धीरे-धीरे जाके अब सिविलाइज़्ड हुए हैं। अब भारत में उल्टा होता है कि नहीं जी हमारे यहाँ तो सतयुग हुआ करता था, हम धीरे-धीरे बर्बाद हुए हैं, सही भी है भारत में। केवल आपको उस टाइमलाइन सतयुग को फिट करना है बुद्ध और सम्राट अशोक के इर्द-गिर्द, देखिए कैसे सही निकलता है। फिर उसके बाद से धीरे-धीरे अनसिविलाइज़ेशन आती गई, मुस्लिम आए तो आपको पता ही है फिर क्या हुआ है। अंग्रेज आए तो फिर से आपको सिविलाइज़ेशन आया है। तो ये कलयुग उसी को कहते हैं। चलिए जी। तो ये बातें वही दिखाई जाती है कि महाभारत में अब महाभारत का सिविलाइज़ेशन दिखाया जाता है कि महाभारत में क्या करते हैं कि बहू-बेटियों को उठा लाते थे। मतलब कबीला टाइप का था। जैसे एक औरत है, उसी से पाँचों भाई काम चला रहे हैं। बड़ा अब असभ्यता की बात हो रही है। तो वो जो चीज़ है ना, उससे जो है ये पता चला कि उस समय बड़ा कबीला टाइप के लोग रहते थे। लेकिन जैसे-जैसे सिविलाइज़ेशन बढ़ा तो वो चीज़ रामायण में देखने को मिली कि सबके पास एक पत्नी है। ये बातें उसमें आती है, तो उससे ये पता लगाया गया कि हाँ रामायण जो है बाद में लिखी गई। और भी मैं सबूत दिखाऊँगा। इस पर ये लास्ट पॉइंट देखिए, इस दृष्टि से देखने पर महाभारत पहले और रामायण बाद में बनी प्रतीत होती है। प्रसिद्ध जर्मन विद्वान डॉक्टर बेवर और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के संस्कृत के प्रोफेसर डॉक्टर ए मैकडॉनेल ने भी इसी मत का प्रतिपादन किया है। किस मत का? कि जो सभ्यताएँ असभ्यता से सभ्यता की ओर जाती हैं। ना कि सभ्यता से असभ्यता की ओर। मतलब महाभारत में जो एक पत्नी के साथ 5 लोग रहते थे, वो असभ्यता था। असभ्यता में आए जब राम की 1 पत्नी हो गई, उसके चारों भाई जो थे या 3 भाई थे, उनकी भी 1-1 पत्नी हो गई। तो ये सभ्यता की तरफ आ रहे हैं, ये बात कही है इनने। चलिए जी, आगे और सबूत आपको एविडेंस दिखा देता हूँ। दूसरा बात है, ये सभ्यता वाली बात आ गई। कि इसमें जो सभ्यता का नकाब ओढ़ लेता है रामायण, सोच छोटी हो गई इनकी, जैसे मुस्लिम शासन काल में सोच छोटी हो गई थी कि स्त्री को दबा के रखो। स्त्री जो है पहले तो हक दिया गया था, इसमें जो है पूरे दबा कर रखने की बात आ रही है। अब पहले क्या था कि आप ऐसे भी सोचो एक मर्द जो है कई सारी स्त्रियाँ रखता था, लेकिन महाभारत में क्या है एक पत्नी जो है वो 5-5 मर्द रखे हुए हैं, उल्टा हो रहा है। उसको ज़्यादा पहले का माना जा रहा है। यहाँ पे सभ्यता का लवादा उड़ गया, हर सबको एक-एक मिल गया है। तो इससे पता चला कि महाभारत पहले का है, सभ्यता के अनुसार। अच्छा इसमें जी और कुछ प्रमाण दिखाता हूँ। इसकी भाषा साहित्य की, जो भाषा वैज्ञानिक हैं, वो जो बातें करते हैं उसके आधार पर ये देख लीजिए, महाभारत की भाषा शैली नितांत सरल और सादी है। इसमें आर्ष प्रयोग, वैदिक त्रिष्टुप छंद, गद्य पद का मिश्रित रूप, प्रतिपाद्य विषय में शिथिलता आदि उपलब्ध होते हैं। ये इस बात की परिचायक है कि तब एक-एक अलंकृत काव्य शैली की प्रतिष्ठा नहीं हुई थी। मतलब बड़ी ऊबड़-खाबड़ सी है महाभारत की रचना। अब वहीं रामायण देखेंगे ना तो बड़ा आसान है, ऐसा लग रहा है कि क्लासिकल संस्कृत बड़े अच्छे से उस समय डेवलप हो गई थी और तब जाकर उसको लिखा गया। तो इससे भी पता चलता है कि रामायण बहुत बाद में लिखा गया है। अच्छा जी, इसमें देखिए महाभारत में मेष आदि 12 राशियों का कहीं नामो-निशान नहीं है। लेकिन रामायण में इसके हैं राशियों के, नक्षत्र की भी चर्चा है। जिसके आधार पर मैंने वीडियो 175 में डिबंक किया है इनका प्लेनेटेरियम जो सॉफ्टवेयर है उसको डिबंक किया है, कैसे उसमें क्या-क्या खराबी है। तो महाभारत में राशि का नहीं हुआ है चर्चा, इसमें है रामायण में।
यानी कि राशियाँ भी बाद में बनी हैं, महाभारत काल तक राशियाँ शायद नहीं बन पाई थी, ये भी बाद में डेवलप की गई हैं। चलिए जी, वाल्मीकि रामायण में एक जगह बुध की निंदा भी लिखा हुआ है जी। ये तो सबको पता है कि बुध को उसमें क्या कहता है, बुध चोर है, गाली दे रहा है रामायण। यानी कि ये चीज़ तब लिखी गई जब भारत से बुध मार्ग लगभग-लगभग खत्म कर दिया गया और बुध के खिलाफ में ये लोग आ गए थे। तब इन्होंने रामायण की रचना की है। जातक कथाओं से उठाया बुध को ही गाली देना शुरू कर दिए। अच्छा, महाभारत की जो छोटी-छोटी कहानियाँ हैं, उसको मैंने आपको बताया था शुरू में कि वो पहले से ही थोड़ी-थोड़ी डेवलप होने लगी थी, अब बाद में उसका कलेक्शन किया गया है। तो इसीलिए उसमें ये चीज़ नहीं आई है। चलिए जी। इसके बाद से पुरातात्विक चलिए बीबी लाल ने तो ये बता दिया है, हालाँकि ये गप है, इसकी कोई सही नहीं है कि 900 ईसा पूर्व इन्होंने बोल दिया है कि 800 ईसा पूर्व से ज़्यादा पुरानी नहीं है। तो भाई साहब इन्होंने ये नहीं कहा है कि महाभारत की लड़ाई हुई थी, उन्होंने खुदाई करवाई। देखिए यहाँ पे क्या है, अयोध्या की खुदाई के कार्य में संलग्न है, हाल में उद्घोषणा की है कि अब तक की गई खुदाई से प्राप्त तथ्यों से यही सिद्ध होता है कि अयोध्या 800 ईसा पूर्व से ज़्यादा पुरानी नहीं है। अयोध्या जो जगह है ना, वहाँ पे 800 ईसा पूर्व में उस जगह पे लोग तक नहीं रहते थे, जंगल था पूरा का पूरा, ये खुदाई से इन्होंने बताया था। तो अगर वहाँ पे लोग मान लो कि 800 ईसा पूर्व आ भी गए, तो क्या ज़रूरी है कि आते ही रामायण ही रच दिया गया, उसके बाद से सिविलाइज़ेशन शुरू हुई होगी, बहुत बाद में आए होंगे। तो उस आधार पर इन्होंने कह दिया कि अगर उससे पुराना महाभारत है, तो 900 ईसा पूर्व सिद्ध होता है, ये कोई एविडेंस नहीं होता है। ये मतलब कहा जा रहा है कि वहाँ से शुरू हुआ, तो चलो उससे थोड़ा-सा पहले मान लेते हैं। ये इनका अपना गेस है, ये सबूत नहीं होता है। चलिए जी। अच्छा, अब महाभारत जो है ना, इसमें देखिए इसमें क्या ये बृहदारण्यक उपनिषद जो है, उपनिषद को थोड़ा ये लोग पुराना मानते हैं। महाभारत में इवेन चर्चा है कि कृष्ण जो है उपनिषद का ज्ञाता था, तो उपनिषद में विदेह राजा जनक जो है, जो सीता के पिता हैं, के दरबार में याज्ञवल्क्य ऋषि से वृज्यु लाहयानी नामक ऋषि पूछता है, परीक्षित के बारे में पूछ रहा है कि परीक्षित के खानदान का क्या बना जी? अब ये सोचिए ज़रा कि राजा जनक मतलब रामायण में राजा जनक जो है परीक्षित की बात कर रहा है। परीक्षित कौन है? तो अभिमन्यु का भी बेटा है, मतलब अर्जुन का बेटा अभिमन्यु, अभिमन्यु का बेटा परीक्षित। इतने बाद की बात कर रहा है सीता का बाप। इसका मतलब कि परीक्षित भी की जो कहानी है वो रामायण लिखे जाने से पहले प्रचलित थी। इनका कलेक्शन लाला के बाद में जोड़ा गया है इनमें। चलिए जी। इसके बाद से हाँ, अच्छा, इसमें प्रसिद्ध इतिहासकार हेमचंद्र राय चौधरी ने यहाँ तक सिद्ध कर दिया कि जनक के समय परीक्षित की 5वीं पीढ़ी का नीचक्षु नामक राजा राज्य करता था। सुना आपने? जनक के समय परीक्षित की 5वीं पीढ़ी आ चुकी थी। ये बात आ रही है कि जनक से भी सीता से बाप जनक, अब जनक से भी 5 पीढ़ी पहले परीक्षित था, तो उससे पहले अभिमन्यु, तो उससे पहले अर्जुन। ये बात जो है ये प्रसिद्ध इतिहासकार हेमचंद्र राय चौधरी लिख रहे हैं। तो ये बातें आ रही हैं। इससे आप कन्क्लूज़न ये निकाल सकते हैं कि रामायण महाभारत तो पूरी तरह से फर्जी है जी, क्योंकि रामायण तो कहता है कि हम त्रेता युग में हुए थे और वो कहता है कि महाभारत हुआ था द्वापर युग में। लेकिन जो सबूत बता रहे हैं, जब कंटेंट पढ़ा जा रहा है तो उल्टा निकल रहा है। ये पता चल रहा है कि द्वापर युग ही पहले था और इनका त्रेता युग बाद में आया था। यानी कि ये किताबें जो हैं हॉलीवुड की फ़िल्म देखते हैं ना, पहले एक पार्ट आ जाता है एक्स-मैन का और फिर एक्स-मैन की कहानी चलती है 3 पार्ट में और उसके बाद से जो पहले पार्ट का जो किरदार होते हैं, जो बूढ़े-बूढ़े, उनकी कहानी चौथे पार्ट में, 5वें पार्ट में लाई जाती है, छठे पार्ट में। तो इसी तरह से महाभारत की छोटी-छोटी कहानियाँ भारत या उसमें बनी थी, उसके उसके बाद लिखा गया रामायण और उसको भी उससे पहले ठहरा दिया गया। ठीक है ना? काल्पनिक चीज़ें हैं, ये वास्तविकता नहीं है। कंटेंट जब आप पढ़ते हैं तब इनकी वास्तविकता पता चलती है कि कितनी धूर्तता है, लोग डिटेल्स में नहीं जाते हैं इसीलिए ये नहीं समझते हैं। अब मैं आप लोगों को एक प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्पल आप लोगों को दिखाता हूँ। प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्पल कहने का मतलब ये है कि जब भी कोई एक्सपर्ट इस तरह की बातें करता है, तो जो तथाकथित धर्म के जो ठेकेदार हैं, वो लोग तुरंत टिप्पणी करते हैं, भाई ये गलत बोल रहा है। हम देते हैं प्रमाण, हम देते हैं सबूत, आला हमसे डिबेट कर ले।
तो डॉक्टर सुरेंद्र अज्ञात जो हैं, जो कि संस्कृत के प्रकांड विद्वान हैं, उन्होंने इस पर एक अपना लेख लिखा था और महाभारत की ऐतिहासिकता और उसमें सारे सबूत दिखाए थे। जब उन्होंने सबूत दिखाया ना, तो जितने भारत के ठेकेदार थे, सब लोगों को मिर्ची लग गई। जब मिर्ची लगी तो सबने अपने-अपने लेटर जारी किए, सबने अपने-अपने सबूत जारी किए कि भाई आप इसे काल्पनिक कैसे कर रहे हो, काव्य ग्रंथ कैसे कर रहे हो, हम देते हैं इसका जी सबूत। तो देखिए इन्होंने लिखा है, अब उनके शब्द ही मैं दिखा देता हूँ, क्या लिखते हैं डॉक्टर अज्ञात। ये लिखे हैं कि मेरे लेख महाभारत की ऐतिहासिकता पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए सर्वश्री डॉक्टर बिमल चंद्र पांडे, ये देखिए प्रोफेसर हैं ये, बड़े प्रोफेसर हैं। महोपाध्याय डॉक्टर वी मिरासी ये थे और एक दूसरे हैं विद्या निवास मिश्र, करपात्री स्वामी और गोवर्धन पीठ व पुरी के शंकराचार्य, सुना आपने? शंकराचार्य तक भी इसमें शामिल थे, करपत्री स्वामी भी थे और ये बड़े-बड़े प्रोफेसर लोग भी शामिल थे। इन सब लोगों ने आदि ने लेख अथवा वक्तव्य प्रकाशित किए, मतलब इनके खिलाफ प्रकाशित किए सबूत देते हुए, इनको डिबंग करने की कोशिश में। अब देखिए इसमें क्या हुआ जी। जिनमें इन लोगों ने महाभारत की ऐतिहासिकता को सिद्ध करने के उद्देश्य से कई तर्क दिए हैं। उन पर विचार करना आवश्यक है ताकि प्रबुद्ध पाठक किसी निश्चित तथ्य तक पहुंच सके। तो उन्होंने जो उनको डिबंक करने की कोशिश की, उसका इन्होंने जवाब दिया, आलोचना और आपत्तियों का उत्तर कि भाई कैसे ये चीजें गलत हैं, आप लोग कैसे इसको सपोर्ट कर रहे हो। तो उन्होंने जो सबूत दिया था वो सबूत पहले देख लीजिए। सबसे पहले इन लोगों का कहना है कि महाभारत एक इतिहास ग्रंथ है और इतिहास ग्रंथ है तो इसका साक्ष्य आदि पर्व का जो 62 श्लोक है, 62 चैप्टर का 20 श्लोक है, वो कहते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है जयो नामे हिताश्योयम। ये इसका मतलब कि जय नाम का इतिहास है। ये कह रहे हैं कि उसमें खुद आदि पर्व में लिखा है 62 चैप्टर के 20 में कि जय नामक इतिहास है। तो इसे कल्पना की उपज कहना किसी भी प्रकार उचित नहीं है, इन लोगों का ये कहना था। लेकिन आप लोगों को पता है कि प्राचीन काल में इतिहास किसको कहा जाता था? आप नहीं जानते हैं। आज की डेट में हिस्ट्री जो अंग्रेज़ों का जो शब्द है, जो रोमन शब्द है हिस्ट्री, उसका समार्थी शब्द इतिहास कह दिया गया है। लेकिन प्राचीन काल में कोई ज़रूरी नहीं है कि इतिहास का मतलब हिस्ट्री ही होता था, उसका मतलब कथा, कहानी, गप भी हो सकता है। इसका सबूत है। बहुत सारे सबूत हैं, आगे मैं दिखाऊँगा कि ये जो इस इतिहास को समझ गए कि इस इतिहास का मतलब आज का जो हिस्ट्री होता है, वो है, वो नहीं है। क्योंकि ये रचनाएँ आज से हज़ार साल पहले की हैं। हज़ार साल पहले जब लिखा गया, उस समय इतिहास का क्या मतलब होता था? जैसे देवानपीय है, देवानपीय सम्राट अशोक लिखवाते हैं, श्रीलंका का राजा अपने आप को लिखवाता है, इवन गुप्त वंश का जो शासक है, वो भी अपने को देवानपीय लिखवाता है। लेकिन संस्कृत में देवानप्रिय का मतलब तो महामूर्ख होता है। अब कोई राजा अपने को महामूर्ख तो नहीं लिखवाएगा, इसका मतलब कि उसका अर्थ बाद में बदल गया। तो उसी तरह से जो इतिहास ये कह रहे हैं ना, इसका भी मतलब जो है काव्य ही है, ये हिस्ट्री नहीं है इसका मतलब उस समय। आज की डेट में इसको हिस्ट्री समझ लिया जाता है कि इतिहास का मतलब हिस्ट्री। आगे देखिए मैं दिखा देता हूँ आपको। तो इसका उत्तर देते हुए जो ये थे डॉक्टर सुरेंद्र आक्यात, इन्होंने लिखा पहले तो वो सारी बातें बताते हैं कि भाई महाभारत का जो ग्रंथ मिलता है उसमें पहले 24,000 श्लोक थे या 8800 श्लोक थे। तब 8800 जो था उसका नाम जय था। उस पुस्तक को व्यास ने रची थी जिसकी श्लोक संख्या बहुत कम थी। उसमें हो सकता है कि उन्होंने इतिहास लिखा हो। महाभारत के युद्ध के संबंध में कुछ तथ्य रहे हों, पर वह पुस्तक आज अप्राप्य है, नहीं प्राप्त है ही नहीं। आज तो महाभारत मिल रहा है ना जी, वो किताब जय है कहाँ पे? वो तो सिर्फ़ एक श्लोक में आपने लिख दिया कि जय नामक ग्रंथ था, लेकिन आज जय नाम का तो कोई आपको पता ही नहीं है कि जय में अगर 8800 श्लोक थे, तो महाभारत का कौन-सा श्लोक जय ग्रंथ का था? ये कोई बता देगा? कोई नहीं बता पाएगा। जैसा मैंने बताया कि इसका मिलावट कर चुके होंगे ये लोग। तो नहीं पता चलता है उससे कि कौन से 8800 इसके श्लोक थे। अच्छा जी, उसके बाद से भारत ग्रंथ आ गया, जिसमें 2400 श्लोक हैं। इसके बाद से महाभारत आ गया, जिसमें 1 लाख श्लोक हो गए हैं। तो इसमें जो है, इस कहानी संग्रह को जय नामक इतिहास का नाम लेकर इतिहास सिद्ध नहीं किया जा सकता है। आज महाभारत उपलब्ध है, जय उपलब्ध ही नहीं है।
अरे जय 8800 था, जब वो है ही नहीं, तो आप इतिहास इसको कैसे कह रहे हो? इन गप्पों को जो 1 लाख श्लोक का आप गप यहाँ पे तैयार कर रखे हो। इसको आप कैसे कह सकते हो कि ये इतिहास है? अच्छा जी, इसके बाद से इसमें क्या है, महाभारत के प्रत्येक अध्याय का समापक वाक्य पुष्पिका स्वयं इसे संहिता, संग्रह कहता है। इतिहास ग्रंथ नहीं कह रहा है। क्या कह रहा है कि ये संग्रह किया है मैंने, कहीं-कहीं से कथा कहानी सुनी है, उसको किया है। अच्छा जी, इसके बाद से जो है महाभारत के अंत साक्ष्य पर वह काव्य सिद्ध होता है, न कि इतिहास। आदि पर्व का निम्नलिखित श्लोक आप देखिए, चैप्टर 1 का 61 श्लोक, 72 और 74 श्लोक देख लीजिए। इसमें क्या लिखा है कि वेद व्यास ब्रह्मा से बोले, मैंने यह काव्य रचा है। सुना आपने? क्या कहा? काव्य रचा है। काव्य क्या होती है? जैसे कविता है, जैसे आपने देखा होगा कि अटल बिहारी वाजपेयी कविता लिखते थे, हरिशंकर परसाई भी लिखते थे। ऐसे ही बहुत सारे लोग थे, रेणुका थी, वो भी रेणुका थे, वो भी लिखते थे। रेणुका थोड़ा फीमेल नाम जैसा है, लेकिन वो थे मर्द ही, लिखते थे। इसी तरह से बहुत सारे लोग कविता लिखते थे, तो कविता तो इतिहास नहीं होता है, लोग लिखते हैं काव्य। तो वेदव्यास भी क्या कहता है कि मैंने यह काव्य रचा है। यह ब्रह्मा ने कहा, अब ब्रह्मा ने कहा क्योंकि तूने इसे स्वयं काव्य कहा है, अतः यह काव्य ही कहा जाएगा। कोई कवि इस काव्य की महिमा गाने में समर्थ नहीं है। यह काव्य को लिखवाने के लिए गणेश को बुलाइए। सुना आपने? गणेश, वही एलिफेंट बुद्धा। एक इंसान के ऊपर हाथी लगा दो, कह दो ये गणेश है, अब वो लिखेगा इसको, काव्य को, जो वेद व्यास ने रचा है। कौन कह रहा है जी? ब्रह्मा कह रहा है। मतलब ये चीज़ें लिखवाने की घटना जो अभी हम देख रहे थे कि पिछले 1000 साल में जो लिखी गई हैं, वो चीज़ें उस समय ब्रह्मा आके बता रहा है वेद व्यास से जी। उस समय गणेश बैठ के लिख रहा है जी, क्योंकि लिखा तो देवनागरी लिपि में है। ये लिखावट तो पाई नहीं गई है धम्म लिपि में, उससे पहले की लिपि ज्ञात ही नहीं है, पढ़ी ही नहीं जा सकी है। तो लिखा देवनागरी लिपि में, किसने लिखा जी? गणेश ने बुला के लिखा है जी। गणेश की लिपि थी जी देवनागरी लिपि, देख लीजिए ध्यान से। गणेश की लिपि अगर धम्म लिपि होती, तो ये सब तो अंग्रेज 19वीं सदी में और 20वीं सदी में आकर बेचारे मेहनत करके नहीं पढ़ते। गणेश की लिपि तो ब्राह्मणों को आनी चाहिए थी, कि भाई ब्राह्मी लिपि कहते हैं ना ये धम्म लिपि को, कि ब्राह्मी लिपि है ब्राह्मी। अगर ये इनकी लिपि होती संस्कृत की, गणेश लिख रहा होता, तो ये अपने गणेश जी की लिपि भूल जाते जी, हैं? वेदव्यास की लिपि ये भूल जाते। महाभारत याद रहा, लिपि ही भूल गए। पढ़ना लिखना सब 13-22। सबूत माँग लो तो नील बटे सन्नाटा। चलिए जी। इसके बाद से जो है महाभारत ने अब स्वयं को क्या कहा ये भी देख लीजिए। अपने को कई जगह पे धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र, मोक्षशास्त्र, कामशास्त्र कहा है। आदि पर्व 62 चैप्टर का 23 श्लोक देख लीजिए। इसमें ये धर्मशास्त्र शास्त्रमिदं, पुण्यमर्थशास्त्रमिदं, ये देखिए अर्थशास्त्रमिदं परम, मोक्षशास्त्रमिदं प्रोक्तम व्यासेन व्यासेनामित बुद्धिना। फिर ये आदि पर्व का चैप्टर 2 का 83 में भी देखिए अर्थशास्त्रमिदं, धर्मशास्त्रमिदं, कामशास्त्रमिदं व्यासेनामितं बुद्धिना। बुद्धि बुद्धि शब्द आ रहा है, सब बुद्ध के बाद की ही रचना है। बुद्धि का अर्थ जो भी लगा लीजिए। चलिए जी, तो इसमें सब में लिखा है, कहीं भी इसने इतिहास नहीं कहा अपने आप को। धर्मशास्त्र कह रहा है, अर्थशास्त्र कह रहा है, मोक्ष शास्त्र कह रहा है, काम शास्त्र कह रहा है। कहीं पे भी इतिहास नहीं कह रहा है। तो इसीलिए महाभारत ने कहीं खुद को इतिहास नहीं कहा है। तो इसलिए जय को जो वो बता रहे थे 8800 श्लोक को, उसका तो सबूत भी नहीं है। तो यहाँ से ये चीज़ें गलत साबित होती हैं जी। अच्छा, दूसरा जो इन्होंने सबूत दिया उसके बाद से, कि सुबंधु और बाणभट्ट जिसके नाम पर आप लोगों ने आज किताबें लिखी, आप लोग खुद कह रहे हो कि 600 उसमें एडी के थे ये सब, वो भी तो इसको स्मृति ग्रंथ बोल रहा है, ये तो इसको श्रुति भी नहीं बोल रहा है। आँखों देखा तो बता नहीं रहा है, ये तो खुद कह रहे हैं कि भैया ये तो उसमें लिखा हुआ है। क्या नाम है इसका? ये इतिहास ग्रंथ मतलब स्मृति है, धर्मशास्त्रीय है। इतिहास ये भी नहीं कह रहे हैं। चलिए जी, इसके बाद से तो इन्होंने उसके बाद से सबूतों के अंबार लगा दिए। उन्होंने गप्पे दिखानी शुरू कर दी, कि भाई ये देखिए, अगर इतिहास ग्रंथ है तो ये क्या इतिहास है? पहला सबूत उन्होंने दिखाया कि महाराजा ससबिंदु, ये जो द्रोण पर्व है उसका 65 चैप्टर तथा शांति पर्व का जो है वो 208, इसमें ये दिखाते हैं कि महाराजा ससबिंदु की 1 लाख रानियां थी। हर एक रानी के पेट से 1000 पुत्र जन्मे। कुल मिलाकर राजा के 10 करोड़ पुत्र हुए। सुन लीजिए जी,
राजा एक ससबिंदु था, 1,00,000 रानियाँ थी और हर एक पेट से 1,000 पुत्र जन्मे। क्या इतिहास में यह पॉसिबल है कि एक जो औरत है, उसके 1,000 बच्चे जन्म ले सकते हैं? क्या ये पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है जी। तो इसके बाद से हर एक पुत्र एक-एक ब्राह्मण को दान में दे दिया। देखिए ब्राह्मण को भी दान में दे दिया जी। हर पुत्र के साथ 1-1 100 रथ और 1-1 100 हाथी दे दिए जी। बाप रे बाप! एक-एक पुत्र को 1-1 100 रथ और 1-1 100 हाथी जोड़ लीजिए जी कितने पुत्र हुए। समझ रहे हैं आप लोग? 1,00,000 रानी हर एक रानी को 1,000 पुत्र कितना हो गया जी? 1,00,000 में वो जोड़ दीजिए 3 शून्य और जोड़ दीजिए। 10 करोड़ हुए ना जी। इन 10 करोड़ में कितने 100-100 रथ, 1-1 100 रथ मतलब 100-100 रथ और 100-100 हाथी। भाई साहब ये कहाँ जा रही है ये? ये देखिए 10 अरब रथ और 10 अरब हाथी बने। इसके अलावा हर पुत्र के साथ 100-100 युवतियाँ दान की। 10 अरब युवतियाँ। भाई साहब भारत की जनसंख्या इस समय कितनी है? कितना 1 अरब 35 करोड़? नहीं, नहीं 10 अरब युवतियाँ तो सिर्फ़ उनको दान में दी गई थी जी। हर एक पुत्र को दी गई थी जी। पुत्रियाँ युवतियाँ, यानी कि मेल जो होंगे वो डबल कर दीजिए। मेल तो फिर डबल हो जाएँगे ना, तो सिर्फ़ फीमेल की संख्या 10 अरब हुई। क्या ये कब हाँक रहे हो भाई साहब? ये जवाब देते हैं डॉक्टर सुरेंद्र अज्ञात बोलते हैं कि ये सब इतिहास है आपका, यही इतिहास है, इसको आप बता रहे हो इतिहास है ये। सोचने वाली बात है कि अच्छा चलो ये तो चीज़ें आप देख ही रहे हैं। दूसरा इन्होंने दिया कि 1,60,000 गौवें, एक राजा हर रोज प्रातः 1,60,000 गौवें, 10,000 घोड़े और 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएँ दान किया करता था। यह काम वह लगातार 100 वर्ष से करता रहा। सुना आपने? काउंट कर लीजिए जी, ये देखिए कितनी बड़ी संख्या हो रही जी। मुझे तो काउंट करने का भी मन नहीं कर रहा है, ये देख लीजिए। ये देखिए 3 अरब देख रहे हैं? 3 अरब 65 करोड़। भाई साहब इतने स्वर्ण मुद्राएँ दान की, क्या बात है! इतने घोड़े, ये घोड़े भी देख लीजिए जी। और ये देखिए, ये क्या है ये? भाई साहब इतने बड़े मुझे काउंट करने का नहीं मन कर रहा इतने बड़े आंकड़े देख के। ये गप्पे लिखी हुई हैं। ये एक राजा इतना दान करता था। पूरे भारत की नहीं बात हो रही है, सिर्फ़ एक राजा की बात हो रही है। इतने हज़ार गौवें, 10,000 घोड़े, भाई साहब क्या ये नौटंकी है? चलिए जी थर्ड पॉइंट वही अछौड़ी सेना वाला जिसके हम बता चुके हैं कि खाने-पीने इतने हाथियों के खिलाने के लाने पड़ जाए पूरे भारत के पूरे विश्व में अगर खिलाने हो ना तो इनके हालत खराब हो जाएँगी। ये देखिए घुड़सवार ये तो हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं जी। इसके बाद से इन्होंने एक और गप दिखाई थी कि युद्ध में पांडवों की सेना के प्रधान सेनापति धृष्टद्युम्न और महाभारत की नायिका द्रौपदी की उत्पत्ति का जो विवरण आदि पर्व में दिया गया है अध्याय 166 के 39 से 44 श्लोक में दिया गया है। उसमें इतिहास वाली कोई बात नहीं है। दोनों की उत्पत्ति हवन कुंड से बताई गई है। बताइए हवन कुंड से बच्चा पैदा होता है। महर्षि याज हवन कर रहे थे। जल रही आग में से धृष्टुम और द्रौपदी निकल आए जी। यह विवरण एक जोरदार गप से कम नहीं है। क्या कभी जल रही आग की लपटों से भी आदमी पैदा होते हैं? भाई साहब ये उन्होंने एविडेंस दिखाने शुरू किए तो फिर भाग गए लोग, फिर दोबारा कोई नाम नहीं लेता है। अच्छा ये देखिए एक और एविडेंस इन महाभारत में पांडवों के प्रतिपक्षी थे दुर्योधन और उसके 99 भाई। ये धृतराष्ट्र के पुत्र थे। इनकी उत्पत्ति के बारे में इस तथाकथित इतिहास में लिखा है कि धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी को गर्भ तो ठहर गया लेकिन 2 वर्ष तक बच्चा नहीं जन्मा। उसी समय उसे खबर मिली कि उसकी देवरानी कुंती के यहाँ पुत्र जन्मा है। ईर्ष्यावश वह चिल्लाई और दुहत्थड़ मारकर अपना पेट पीटने लगी। उससे उसका गर्भपात हो गया। ऋषि व्यास ने उसके पेट से निकले मांसपिंड को धुलवाया। धुलते ही उसके 100 टुकड़े हो गए। उन टुकड़ों को उसने घी के 100 घड़े में अलग-अलग रखवा दिया। कुछ समय पश्चात उन घड़ों से 100 लड़के निकले। 1 महीने पश्चात एक लड़की निकली। ये 100 लड़के दुर्योधन और उसके भाई थे। देखा आपने लड़की भी निकली थी, बहन भी थी दुर्योधन की और 100 भाई था। बताइए ये सब जो है ये इतिहास है, ये चीज़ होता है। इन चीज़ों को ये लोग जो है ये बता रहे थे कि ये इतिहास ग्रंथ है। इनकी गप्पे आप पढ़ना शुरू करें, जब ये 1-2 चीज़ें दिखाकर बताते हैं कि ये इतिहास है जी, ये मैच कर रही है जी, ये चीज़ थी, तो भाई साहब उनकी गप्पे भी उठा के चेक कर लो। जब इतिहास सर है तो सारी चीज़ें सही निकलनी चाहिए।
जी, सर जी, रियली स्टार ज़्यादा। इसी को तो ये टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोसेस कहते हैं कि हमारे महाभारत में ये टेस्ट ट्यूब बेबी उस टाइम हुआ करते थे। देखिए इनकी टेस्ट ट्यूब टेक्नोलॉजी क्या थी। जो लोगों को ऐसा लगता है यार टुन्नी भाई अगर हैं तो देख लीजिए कि आपकी टेस्ट ट्यूब ऐसी प्रोसीजर है क्या। आप एक बार गूगल करके पढ़ लीजिए, अगर आपको टेस्ट ट्यूब बेबी कैसे होता है नहीं पता तो आप एक बार गूगल जरूर कर लीजिए, देख लीजिए और इसमें क्या लिखा है वो देख लीजिए, फिर आपको खुद ही पता चल जाएगा कि टेस्ट ट्यूब बेबी के लिए क्या प्रोसीजर रहती है। टेस्ट ट्यूब बेबी के लिए अच्छा इसमें देखिए 2 वर्ष तक बच्चा नहीं जन्मा, ये पॉसिबल ही नहीं है। एक औरत के अंदर 2 साल तक बच्चा ना जन्मे, आप पेट को पीटने लगे तो उसमें से एक मांस का पिंड निकल जाए, हैं? फिर उस मांसपिंड हम्म। को धुलवाया जी, बताइए धुलवाया। धुलते हुए उसके 100 टुकड़े हो गए। उन टुकड़ों को उसने घी के 100 घड़ों में अलग-अलग रखवा दिया। इनको केमिकल के नाम पर घी पता थी बस। उस समय केरोसिन और ये पेट्रोलियम की कोई चीज़ तो थी नहीं। ये लोग टेम्परेचर भी नहीं जानते थे कि टेम्परेचर कम या अधिक होना उस पे भी इनका कुछ नहीं था। बस एक लिक्विड जानते थे घी। अच्छा दूध की बात ये नहीं करते थे। घी क्योंकि दूध तो कुछ दिन में खराब हो जाता है, फट जाता है, दही भी खराब हो जाती है, फट जाती है। घी ही एकमात्र ऐसी है जो नेचुरल रूम टेम्परेचर पर कुछ समय तक रहती है। तो ये लोग हर जगह घी को ही डाल देते थे। जहाँ पे भी थोड़ा-सा समय ज़्यादा लगना होता था, वहाँ बोल देते थे कि भई घी डाल दिया जी। यही इनका एकमात्र केमिकल था। इनको पता ही नहीं है, इसको ये टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं, बेवकूफ़ सब। और सर वैसे भी इनको ये भी नहीं पता टेस्ट ट्यूब बेबी अभी ये लोग समझते भी नहीं है भाई। टेस्ट ट्यूब बेबी जो कर होता भी है उसकी प्रोसीजर भी तो देखिए। इस इंसान का स्पर्म लिया जाता है और उसके बाद फिर मादा का जो एग लिया जाता है, उन दोनों हाँ, को एग लिया जाता फर्टी है। पैट्री हाँ, पैट्रिडिस आर्टिफ़िशियली उसका हाँ निषेचन होता पैट्रिडिस है। हाँ। हाँ उसका निषेचन होता है, उसके बाद माँ के गर्भाशय में डाला जाता है उसको। और हुँ। ये तो घड़ों में ही पैदा करवा दिए। और घी डाल इनके के, घी में स्पर्म जो डाल के। है गधे कुत्ते और आसमान में उड़ने वाले पंछी जो है वो कैरी करते थे, उनमें झगड़े होते थे। इनका जी, इनको जी। पता नहीं कौन सी लैंगिक बीमारी होती हुआ करती थी, और उसके बाद जब बच्चा पैदा करने के बाद आती थी तब ये मांस के टुकड़े गिरे जा रहे हैं, उसमें से ये गड्ढे में डाल रहे हैं। इतनी मतलब वाहियात बातें। और इनको बर्थ कैसा होता है, इंसानी जन्म कैसा होता है, इंसानी जन्म से पहले इंटरकोर्स कैसा होता है, सेक्स कैसा होता है, अगर इतनी बेसिक बुनियादी बातें इनको अगर पता नहीं है तो ये कितनी फालतू की गप्पेबाजी है। और चलो मान जी, भी लिया जी। कि महाभारत की लड़ाई इतनी पुरानी अगर हो चुकी होती सर, तो क्या इनको हुँ, हुँ। पाषाण युग, इनको ताम्र युग, इनको लोह युग के बारे में पता नहीं? लोह युग और ताम्र युग 9वें और 7वें शतक से, इसके पहले तो तलवारें बन नहीं सकती। धनुष बाण और जी। बाण जो थे उनके, तो इसके आगे की टेक्नोलॉजी थी नहीं, तो बंदूक हथियार तो नहीं थे इनके पास। ये ऐसे ही मारने भाले तलवार लेके कुल्हाड़ी लेके आते घूमते थे। तो लोह युग पाषाण युग ये बुद्ध के बाद का युग बताया गया है 7वें शतक और 9वीं शताब्दी में। तब तक तो इंसान सिर्फ पत्थर को नुकीला घिस घिस कर करता था और उसके हथियार कुछ बनाता था। तो इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी थी, लेकिन इनको खुद खुद की टाइमलाइन नहीं पती। इतनी बेशर्मी वाली और इतनी वाहियात बात मैंने तो कभी आज तक सुनी नहीं थी, लेकिन जब मैं सोचता हूँ तो अपने धर्म ग्रंथों में पाता हूँ। जी सर। जी, जी। इसमें बहुत सारी बातें हैं। अभी तो मैंने सिर्फ़ एक छोटा-सा पोर्शन कवर किया है क्योंकि हम लोगों को ऐसा हमने सोचा था कि 1 डेढ़ घंटे में जितना कवर हो पाएगा उतना कर लेंगे।